ऑन प्रेडिक्शन, ठीक ना। प्रेडिक्टिव मीन्स आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन। ये जो टेक्निक है नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी की, जो टेक्निक है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की, ये प्योरली वैदिक एंड केपी बेस्ड है ना। तो पहले सबको हेलो एंड वेलकम। आई होप कि थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज सबका होगा, इधर वैदिक और वट एवर मोडेलिटी ऑन एस्ट्रोलॉजी, है ना। कुंडली क्या होती इतना तो सब समझते ही होंगे। एक बार फटाफट से चैट में थम्स अप करके बताइए किनको किनको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज है। बेसिक कि भाव क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, कुंडली कैसी होती है, लग्न क्या होता है, इतना बेसिक नॉलेज अगर है इट इज वेरी गुड। थोड़ा मैं क्राउड को समझ पाऊं कि कैसे है, अकॉर्डिंगली वी विल मूव ऑन। थम्स अप में जिनको आता है थम्स अप करते जाइए, जिनको नहीं आता तो नो लिख सकते हैं। बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यस वेरी गुड। प्लीज थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे, जिनको पॉसिबल हो कैमरास ऑन करें और बीच बीच में रिप्लाई करते रहें, तो इट विल लुक गुड। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि फिर सिर्फ मैं लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बोल रही हूँ, है ना। जब सेशन इंटरेक्टिव होता है तो अच्छा लगता है। नो, ओके, ओनली 2 रिप्लाईज। कहाँ गए सब? 5 मिनट थोड़े और लोग ज्वाइन करते हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन कि कुछ और लोग ज्वाइन हो जाए। 5 मिनट तो ओके देन वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स लाइक माई इंट्रो। Myself, Aparna Agarwal. I am Vedic astrologer, Vastu consultant, Lal Kitab astrology, and I also know other modalities like KP, Nadi Nakshatra, and Ashtak Varga, etc. I'm totally into astrology and Vastu. Okay, sir. Nice. चलिए, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कुंडली, इससे ये प्रेडिक्शन, उससे ये प्रेडिक्शन, ऐसे हम प्रेडिक्शन निकलते हैं। बट वेन एवर द प्रॉब्लम्स कम टू अस, जैसे कि कोई आपके पास आएगा पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा मेरी शादी कब होगी। आजकल तो सब शादी वगैरह के मामले में तो इतने पॉजिटिव है, जब होनी है जो हो जाए ठीक है। बट समटाइम्स सम क्वेरीज लाइक, कोई पूछेगा मुझे प्लॉट खरीदना है, अभी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, है ना। अभी बिजनेस में इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, करूं कि नहीं करूं, लाइक दैट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा कुछ बेस्ड होता है आपकी दशाओं, है ना। कभी कभी गलत दशा, गलत गलत गोचर में हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं बिजनेस में या किसी चीज में कि वो लॉस में चला जाए। तो वी शुड वेट फॉर द फेवरेबल दशा। लाइक कभी कभी जरूरी नहीं कि शादी वीनस या गुरु या अच्छे प्लैनेट्स की दशा में ही हो। कभी कभी शादी केतु की दशा में होती, शनि की दशा में होती, डिपेंड्स ऑन लॉर्डशिप। तो बेसिक वैदिक का रूल क्या होता है एस्ट्रोलॉजी का, कि सबसे पहले चार्ट में प्रॉमिस देखते हैं कि जैसे शादी होनी है तो शादी की प्रॉमिस है कि नहीं। और फिर देखते हैं दशा। कई लोग जैसे आजीवन अविवाहित रह जाते हैं, उनकी शादी ही नहीं होती लाइफ टाइम, तो मैरिज का प्रॉमिस ही नहीं होता उनके चार्ट, ठीक है। पर कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग एक दिन के लिए शादी के बंधन में बंधते हैं। एक दिन जब दशा ट्रांजिट फेवरेबल होती है तो एक दिन उनकी शादी हो जाती है, दूसरे दिन रिश्ता टूट जाता है, फिर वो जीवन भर बिना ब्याहे रह जाते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं। तो ये सारा खेल है दशाओं का, है ना। करियर, बहुत अच्छा स्टेटस है किसी का लेकिन वो बार बार बदलते हैं। बहुत अच्छा जॉब है तो बार बार ट्रांसफर होता है। तो करियर तो आप 10th हाउस से देख लोगे, प्रोफेशन तो 6th हाउस से, करियर प्रोफेशन 6th 10th हाउस से आप देख लोगे कि अच्छा है खराब है, कितना राइज होगा कितना नहीं होगा। लेकिन कोई पूछेगा क्या अभी अगले महीने मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, क्या इस साल मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर का प्रॉमिस तो दिख रहा है चार्ट में, ये जॉब में जगह बदलेंगे, लेकिन कब? कब? जब सामने वाला आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहा है तो उस समय आपकी क्या दशाएं चल रही। तो ये जो चीज है वो पढ़ना है हमको इस टेक्निक में। बिकॉज प्लैनेट्स क्या होते हैं ना, कभी कभी जहां दिखते हैं वहां के रिजल्ट्स नहीं देते होते। एक तो रीजन ये है कि दशा में ही रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके पास 9 प्लैनेट्स है, आप हर एक इवेंट के लिए सारे प्लैनेट्स को पढ़ते बैठोगे कि सूर्य भी है यहाँ पे, गुरु की दृष्टि है वहां पे, राहु की, वहां पे शनि की, वहां पे मंगल बैठे हैं,
ये शत्रु राशि में, ये मित्र राशि में, सारे रूल्स अप्लाई कर लोगे, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, अरे अब शादी का कैसे बताऊं मैं। तो हमें एक्चुअली जो काम करना होता है वो कुंडली कैसे काम करती है, 9 प्लैनेट्स थ्रू आउट द लाइफ काम करते हैं, लेकिन किसी दशा में कुछ प्लैनेट सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं हमारी लाइफ में, और उनसे रिलेटेड ही दिक्कतें हमें आती हैं, दिक्कतें या उनसे रिलेटेड इवेंट्स। वो कैसे, वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किन हाउसेस की रिजल्ट दे रहे हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया, प्रॉमिस, दशा, देन ट्रांजिट। प्रॉमिस होगा तो दशा में रिजल्ट मिलेगा, और दशा में रिजल्ट कब मिलेगा, जब फेवरेबल ट्रांजिट्स आएंगे प्लैनेट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और वो घूमते घूमते जब एक्चुअल जिस हाउस को एक्टिवेट करना उस हाउस में आते हैं तो रिजल्ट ट्रिगर होता है उस इवेंट का, वो इवेंट ट्रिगर होती है हमारी लाइफ ये। और दशाओं के साथ साथ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी लाइफ में जो प्लैनेट्स की दशा चल रही वो ही प्लैनेट सबसे ज्यादा रिजल्ट देते रहते हैं, दूसरा रूल। ठीक है, और जैसे कि किसी 3 प्लेनेट को हम कंसीडर करेंगे, जैसा सबको पता होगा महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशाएं चलती है ना। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन 3 को ही हम पकड़ते हैं। इसके बाद जो बाकी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा होती है उसे यूजुअली हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो बर्थ टाइम उसके लिए बहुत प्रेसाइज चाहिए। अगर बर्थ टाइम आगे पीछे होता है तो वो दशाएं बदल सकती हैं, कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, कुछ घंटों के लिए, और या 1 दिन या 1.5 दिन के लिए। तो उन दशाओं को भी छोड़ेंगे, सिर्फ 3 प्लैनेट्स को हम पकड़े, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। तो महादशा लॉर्ड को बोलते हैं, हम टी से इंडिकेट करेंगे, मतलब दशा किसकी चल रही है। अंतरदशा लॉर्ड को हम बी से इंडिकेट करते हैं, जिसे कहते हैं भुक्ति। और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड को इंडिकेट करते हैं अंतरा से, तो दशा भुक्ति अंतरा, तो DBA, वी कॉल्ड इट एज DBA। ठीक है, दशा भुक्ति एंड अंतरा। तो ये 3 प्लैनेट्स का मैक्सिमम रोल होता है आपकी प्रेजेंट कंडीशन में। वैसे तो पूरे 9 प्लैनेट्स लाइफ टाइम रिजल्ट देते हैं, ये एक रूल हुआ। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम निकालेंगे कि अब जब ये जो टेक्निक है इसमें यही बताते हैं हम कि एट प्रेजेंट आपके पास कोई कुछ क्वेश्चन लेके आया तो आप उसकी रिप्लाई कैसे करो। अब थर्ड रूल ये कहता है कि जो प्लेनेट है वो जिस चीज को सिग्निफाई करता है उसके रिजल्ट तो देगा ही देगा। जैसे शनि है, प्रॉब्लम्स का प्लेनेट है तो प्रॉब्लम देगा ही देगा। गुरु ब्लेसिंग का प्लेनेट है तो वो आपको ब्लेसिंग देगा ही देगा अपनी दशा में, चीजें अच्छी चलेंगी। शुक्र है लग्जरी का कारक है तो लग्जरी देगा, शादी देगा अपनी दशा में। लेकिन इसके अलावा आप कई बार नोटिस करेंगे कि इनके साथ साथ लाइफ में कुछ हमारे खराब इवेंट्स भी होते हैं। तो प्लेनेट एग्जैक्टली जहां दिखते हैं वहां नहीं होते, वहां से किसी और का रिजल्ट देते होते हैं। आप देखेंगे कि 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसे 7th हाउस का रिजल्ट देना चाहिए, उसे शादी नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो सेपरेशन दे रहा होता है, शादी न दे के सेपरेशन दे रहा होता है। क्योंकि कई बार प्लैनेट्स जहां दिखते हैं वहां नहीं होते, उसके आगे या पीछे के रिजल्ट दिखते हैं। ये क्यों होता है, एक तो ये इसलिए होता है कि हम भाव चलित चार्ट देखते हैं, डिग्री वाइज वो दूसरे भाव में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी राशि में शिफ्ट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कभी 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 वो जैसे दूसरे भाव में शिफ्ट हो जाते हैं, और कभी कभी वो रेट्रो होते हैं। रेट्रो होने की वजह से क्या होता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं, 1 मिनट मैम, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई, 1 मिनट, सब होल्ड में रहेंगे। कभी कभी प्लैनेट्स रेट्रो हो जाते हैं, तो रेट्रो होते हैं तो क्या होता है, वो पीछे वाले हाउसेस के रिजल्ट देने लगते हैं। रेट्रो मीन्स वक्री, वक्री मीन्स उल्टी चाल चलने लगते हैं, तो बैक हाउसेस के रिजल्ट देने लगते हैं। तो ऐसे आगे या पीछे के रिजल्ट देते हैं। तो हाउसेस के हिसाब से कस्पल चार्ट होता है, KP चार्ट, उसके हिसाब से वो आगे या पीछे
हो जाते हैं। तो ये दो तीन चीजें मैटर करती, इसलिए क्या होता है हम हाउसेस के एग्जैक्ट प्लैनेट्स की दशा के एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाते, एग्जैक्टली वो किन हाउसेस से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम देंगे। अब कुंडली में 12 घर होते हैं, लाइफ में हर इवेंट हर टाइम एक्टिव तो नहीं होता, कभी आप करियर पे फोकस्ड होते हैं, कभी आप एजुकेशन पे फोकस्ड होते हैं, कभी मैरिज पे फोकस्ड होते हैं, तो उन हाउसेस के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, और वो पूरी तरह से डिपेंड करता है दशाओं पे। तो ये तो है प्लैनेट्स के दशाओं की बात, किन हाउसेस के रिजल्ट है। और प्लैनेट्स किन हाउसेस के रिजल्ट देते हैं, वो जिनकी राशि में होते हैं उनके भी रिजल्ट देते हैं, अपनी राशि स्वामी के। वो जिनके नक्षत्र में होते हैं उनके भी रिजल्ट देते हैं। और अगर और प्रेसाइजली जाएं तो वो अपने सब लॉर्ड्स के भी रिजल्ट देते हैं, मतलब उप नक्षत्र स्वामी के भी रिजल्ट देते हैं। तो इस टेक्निक में हम यही फाइंड आउट करते हैं कि प्लैनेट्स एग्जैक्टली किन किन हाउसेस का रिजल्ट अपनी दशा में देने वाले, और उस बेसिस पे हम अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे आप बोलेंगे कि आप कहीं रहते हैं, सपोज आप बॉम्बे में रहते हैं। अब बॉम्बे में है तो बॉम्बे तो इतना बड़ा है ना, एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, तो बॉम्बे सपोज आपकी राशि हो गई जो 30 डिग्री की इतनी बड़ी। अब उसमें से आप शॉर्टलिस्ट करोगे कि आप एग्जैक्टली नवी मुंबई में रहते हो कि पुरानी मुंबई में रहते हो, या कोलाबा में हो, अंधेरी में हो, बांद्रा में हो, या वाशी में हो, कहाँ हो, वो एक लोकेशन डिफाइन करेंगे। तो हम और उस रिजल्ट के क्लोज जाएंगे, उस लोकेशन के क्लोज जाएंगे, दैट इज नक्षत्र, आप समझ सकते हो। फिर उसमें कोई बिल्डिंग या सोसाइटी होगी तो दैट इज उपनक्षत्र, समझ लो आप। तो यू रीच टू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेनेट, ये प्लेनेट एग्जैक्टली किस लोकेशन का रिजल्ट हमें दे रहे, किस हाउस का, किस इवेंट का रिजल्ट। ये पहली बात हो गई। तो ये हम एग्जैक्टली निकालेंगे कि हम प्लैनेट्स किन किन हाउसेस का रिजल्ट दे रहे। दूसरी बात होती है कि कोई भी इवेंट, कोई भी इवेंट जो लाइफ में होता है वो आपके एक हाउस नहीं देता, ना ही एक प्लेनेट देता। प्लेनेट तो तीन प्लेनेट हमने पकड़ लिया, डी बी ए, दशा भुक्ति अंतरा के प्लेनेट्स के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट मिलेंगे कि उनके आपसी कनेक्शन क्या है अकॉर्डिंगली, और किन किन हाउसेस के रिजल्ट वो दे रहे हैं। दूसरी बात, जो हाउसेज हैं, जैसे कोई इवेंट देखोगे उसके लिए एक प्राइम हाउस होगा, लेकिन दो तीन सपोर्टिंग हाउसेस भी होते हैं, राइट। जैसे आप जॉब देखो, जॉब कैसा सर्विस करेगा, ये बिजनेस करेगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि सर्विस या बिजनेस, ये दोनों क्या होंगे, उसके करियर का पार्ट होंगे। तो करियर के लिए हम देखते हैं 10th हाउस, पहले हम 10th हाउस को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 10th हाउस में साथ में 6th हाउस अलाइन हो रहा है या 7th हाउस अलाइन हो रहा है। 10th हाउस के साथ में अगर 6th हाउस अलाइन हो रहा है तो यू विल गो फॉर सर्विस, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का होता है, आप सेवा का कर्म करोगे। और 10th हाउस के साथ अगर 7th हाउस अलाइन हो रहा है तो 7th हाउस बिजनेस का होता है, सोसाइटी का होता है, आप लोगों से डील करोगे। तो 7th और 10th कनेक्ट होगा तो यू विल मूव ऑन टुवर्ड्स बिजनेस, हम सजेस्ट करेंगे आप बिजनेस में जाओ। तो कौन सी दशा में कौन से प्लेनेट किन हाउसेस का रिजल्ट दे रहे हैं ये। अब 10th हाउस के साथ साथ अगर 11th हाउस भी दिखाता है, अगर वो प्लेनेट 11th हाउस के भी रिजल्ट दे रहा है 10th के साथ, तो आपको करियर स्टेटस तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ गेन्स भी होंगे, 11th हाउस गेन्स है तो। लेकिन अगर वो 10th हाउस के साथ 12th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, 12th हाउस के रिजल्ट दे रहा है प्लेनेट, तो आप बोलोगे ये तो होगा, लेकिन इसके साथ आपको लॉसेस भी होंगे क्योंकि 12th हाउस लॉस का है। तो कोई एक प्लेनेट एक इवेंट को नहीं देता, लाइफ में 9 प्लैनेट्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ 3 प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं। और कोई भी एक इवेंट किसी एक घर से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, उसके लिए सपोर्टिंग हाउसेस होने चाहिए हमेशा। ठीक है। तो ये एक बेसिक थ्योरी है। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, होप इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, सी, पहला रूल बताया मैंने, प्रॉमिस ऑफ इवेंट, देन दशा, एंड देन ट्रांजिट फेवरेबल, फाइनल। सेकंड, कोई भी चीज तीन मेरा पैरामीटर्स पे काम करती है, हाउस, राशि एंड प्लेनेट। कोई इवेंट प्रेडिक्ट करने के लिए हम देखेंगे किस हाउस का हमको रिजल्ट मिलने वाला है लाइफ में, कौन सा हाउस
का दशा, लॉर्ड का दशा चल रहा है, कौन सी राशि है और वहां पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो देंगे रिजल्ट आपको। राशि और प्लैनेट्स की ये बेसिक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। राशि लॉर्ड्स तो सबको पता होंगे। नेक्स्ट, कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं कभी कभी, जैसे इधर आपकी शादी हो रही, शादी के एक दिन पहले फैमिली में किसी की डेथ हो गई, ऐसा होता है ना कभी कभी। बिजनेस में नया डील साइन किया, घर आए मदर की हेल्थ एकदम खराब हो गई। कभी आप स्कूल से रिजल्ट लेके आ रहे हो, अच्छे बच्चे के मार्क्स आए तो पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रेंड का। तो ये जीवन चक्र ऐसा ही है, कॉन्ट्रेडिक्टरी इवेंट्स लाइफ में होते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी मैरिज होता है साथ में, डिवोर्स के भी कॉम्बिनेशन प्रोमिसेस कुंडली में होते हैं। बिकॉज हर प्लेनेट जो दशा लॉर्ड भी है, महादशा लॉर्ड भी है, वो किसी ना किसी हाउसेस से त्रिकोण में केंद्र में बैठा है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स देगा, और किसी न किसी हाउसेस से 6, 8, 12 बैठे हैं तो बैड रिजल्ट्स देगा। एज वी ऑल नो, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आर मेलेफिक हाउसेस, ये जीवन में कष्ट लाते हैं। ठीक है, कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसमें 6, 8 और 12 जो हाउसेस होते हैं वो कष्ट लाते हैं जीवन में। तो कोई भी प्लेनेट कहीं से 6, 8, 12 होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर। मधु मैडम, एनी क्वेश्चन आपका? कुछ सिस्टम से वॉइस वगैरह नहीं आ रही है तो बोलिए, अदरवाइज मैं क्वेरीज लास्ट में लेती हूँ मैम। विल बी ओके? यू आर अनम्यूट, आई कांट अनम्यूट यू राइट नाउ। मैम अनम्यूट योरसेल्फ। मैम लास्ट में लेती हूँ क्वेश्चन आपके, कि सभी को म्यूट किया हुआ है ना, आई विल टेक द क्वेरी इन द लास्ट, यू जस्ट नोट इट डाउन। हाँ, नेक्स्ट, नाड़ी नक्षत्र टेक्निक क्या बताती है कि जैसा हमने देखा कि बॉम्बे में एग्जैक्ट लोकेशन प्लेस करें, उसी तरह से प्लेनेट एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके किन हाउसेस का रिजल्ट दे रहे हैं, उनकी एक लॉबी हम बनाते हैं, जिसे लॉबी कहते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं। उसके बाद कोई भी इवेंट, एक आज मैं एग्जांपल में लूंगी आप लोगों की इसी सब थ्योरी पे बेस्ड, कि मैरिज का इवेंट कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो मैरिज के लिए प्राइम हाउस कौन सा लेते हैं? 7th हाउस, सभी को पता होगा 7th हाउस इज द प्राइम हाउस फॉर मैरिज, स्पाउस का घर होता है वो। 2nd हाउस इज ऑफ फैमिली। एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेती है हाउसेस पे, जैसे फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस होता है आपका, दिस इज फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी, हमारा हेल्थ, अपनी सेहत, इसको बताता है। 2nd हाउस होता है धन, कुटुंब और वाणी, फैमिली, आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स और आपका परिवार। ओके। 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, आपका पराक्रम, करेज और आपका नेबरहुड। 5th हाउस, 4th हाउस होता है आपके सुखों का घर, सुखों का मतलब आपके ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफर्ट्स, प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी लेंगे कि नहीं लेंगे वो 4th हाउस से देखते हैं। व्हीकल्स, गाड़ियां, सुख, माँ की हेल्थ, आपका मेंटल पीस, ये सब 4th हाउस से। 5th हाउस से आपका लव अफेयर और आपके एजुकेशन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई। 7th हाउस से हम देख 5th हाउस से चाइल्ड भी देखते हैं। 6th हाउस से हम देखते हैं, 6th हाउस में आपका सर्विस, जॉब, रोग, ऋण, रिपू, कोर्ट केस, लिटिगेशन एंड लोन्स, डेब्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटस, सर्विस, ये देखते हैं 6th हाउस से। 7th हाउस से हम देखते हैं आपके मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर। 8th हाउस इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स, ठीक है, लॉसेस, स्ट्रगल्स एंड अनअर्न्ड मनी, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, ब्याज का पैसा जो बिना कमाए मिलता है, पैतृक संपत्ति, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी जो हमको भाग्य से मिलती है, हमको कमानी नहीं पड़ती है। ठीक है, वो 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से डेथ भी देखते हैं। 9th हाउस होता है हमारे फादर का और हमारे भाग्य का, लक का। ओके। और जो 10th हाउस होता है, ये होता है आपके कर्म का, करियर का स्थान, आप जीवन में कैसे कर्म करेंगे, करियर कितना राइज होगा, कितना नहीं होगा, स्टेटस कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ से देखते हैं। 11th हाउस से हम देखते हैं आपके
गेन्स एंड विश फुलफिलमेंट, आपके जीवन की हर इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। और जीवन की जब हर इच्छा पूरी होती है तो 12वें घर में आपको मोक्ष मिलता है। 12वें घर से हम लॉसेस भी देखते हैं, एक्सपेंसेस भी देखते हैं, ये सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाती। तो ये मोटा मोटी आपके हाउसेस के सिग्निफिकेंसेस है। ऐसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस है, वो डिटेल में जाएंगे तो आज हम इस टेक्निक के एग्जाम्पल को नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक ये चीजें। तो अभी हमने देखा कि 7th हाउस होता है प्राइम हाउस ऑफ मैरिज। कौन सा हाउस? 7th हाउस, ये वाला हाउस। दिस हाउस, ये जो लिखा है 8 नंबर लिखा है, लेकिन ये 7th हाउस है। दिस हाउस ये होता है आपके प्राइम हाउस ऑफ मैरिज। अब जो इसको, जब इस हाउस को हम देखते हैं हाउस ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे बैठे प्लेनेट की दशा में शादी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो सपोर्टिंग हाउसेज है मैरिज के लिए, वो भी एक्टिवेट होते हैं तो मैरिज होती है। तो सपोर्टिंग हाउसेज इसके कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्यों बोला गया? क्योंकि ये है हाउस ऑफ फैमिली। आपके फैमिली में एक मेंबर ऐड होता है शादी के बाद, है ना, एक और मेंबर कनेक्ट होता है आपकी फैमिली में, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, एक मेंबर ऐड होता है आपकी फैमिली में, इसलिए सेकंड हाउस को देखा जाता है। कोई भी हाउस से सेकंड हाउस जो होता है वो उसको सपोर्ट करता है हमेशा। जैसे फर्स्ट हाउस में हम खुद हैं, हमारी स्वयं की पर्सनालिटी है, और सेकंड हाउस में हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम है, हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो कोई भी हाउस से सेकंड हाउस उसको इनहेंस करता है। और एक होता है 11th हाउस, सपोर्टिंग हाउस मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। काम त्रिकोण का आखिरी हाउस होता है, यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती, गेन्स का घर है, आपको गेन्स होते हैं यहाँ। ठीक है, मतलब इनकम, सैलरी और जो भी प्रॉफिट वगैरह देखते हैं, प्रॉफिट लॉस, वो सारा 11। तो जब 7th हाउस के साथ में सेकेंड हाउस और 11th हाउस कनेक्ट होता है, इट मीन्स आपकी शादी उस दशा में पॉसिबल है। अब एक थ्योरी ये होती है, दो थ्योरी, जैसे मैंने अभी बताया सेकंड हाउस जो होता है कोई भी हाउस से, वो होता है आपका सपोर्टिंग हाउस। उसी तरह से चूंकि हमने देखा 12th हाउस में लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो किसी भी हाउस से अगर आप 12th देखेंगे तो वो उसका लॉस है। जैसे अब सपोज मैं शादी का ही एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम 7th हाउस से मैरिज देखते हैं, ये 7th हाउस से आपका, यहाँ से हम मैरिज देखते हैं, ये 7th हाउस, ठीक है। तो 7th हाउस से आप 12 काउंट कीजिए। कैसे काउंट करेंगे 12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये जो हाउस आ गया आपका 6th हाउस, ये यहाँ पे मैरिज का लॉस, मैरिज का लॉस मतलब सेपरेशन। ठीक है, इसी तरह से जो भी हाउस देखेंगे, वहां से जब आप उल्टा काउंट, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करके 12th में आएंगे, तो वहां पे उस इवेंट का लॉस बेसिक। ठीक है, तो एक हाउस पीछे 7th हाउस मैरिज देता है, तो 6th हाउस सेपरेशन देता है। ये एक रूल है, ये केपी का ही रूल है कि 12th हाउस नेग्लेक्ट करता है रिजल्ट्स को, ठीक है, लॉसेस का हाउस है। ठीक? अब इन्हीं सब थ्योरीज को जो हमने समझा है, इनको हम अप्लाई करेंगे एक मैरिज के इवेंट। ये तो मैरिज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ये मैरिज के इवेंट के लिए प्राइम हाउस मैंने बोला 7th हाउस, सपोर्टिंग हाउस बोला सेकंड और 11th, इन हाउसेस की दशा में आपको मैरिज मिलेगी। ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, इस दशा में। तो अभी क्या हुआ हमारा फॉर्मूला क्या निकला? अब फॉर्मूला बनाना बताती हूँ मैं आप लोगों को, मैरिज के इवेंट का फॉर्मूला। तो मैरिज के लिए हमने देखा, मैरिज कौन कौन से हाउसेस देंगे? 2 7 11। अब 2 7 11 का मतलब ये है कि 7th हाउस में जो राशि पड़ी है, और सेकेंड हाउस में जो राशि है, और 11th हाउस में जो राशि है, सपोज 7th हाउस में मिथुन राशि 3 नंबर की, उसके स्वामी कौन हो गए? बुध, है ना।
सपोज सेकंड हाउस में शनि की राशि है, मकर राशि या कुंभ राशि, तो उसके लॉर्ड कौन हो गया, शनि। इस तरह से हम देखेंगे। तो सेकंड 2, 7, 11 के जो लॉर्ड्स हैं उनकी दशा चलेगी तो मैरिज होने के चांसेस। अब मैंने एक रूल बताया आप लोगों को कि जो भी हाउसेस से सेकंड 12th होता है वो मैरिज को डिनाई, नो मैरिज। तो नो मैरिज क्या हो गया आपका, सेकंड से 12th कौन सा हुआ, फर्स्ट हाउस। 7 से 12th कौन सा हुआ, सिक्स हाउस, एक घर पीछे। और 11 से 12th कौन सा हुआ, 10th हाउस। तो जब आपको डीबीए में, डीबीए बोला मैंने दशा भुक्ति अंतरा में, ठीक है, दशा भुक्ति और अंतरा में जब 1, 6 और 10 हाउसेस एक्टिवेट होंगे तो आपको नो मैरिज का रिजल्ट मिलता है, मीन्स मैरिज होने के चांसेस नहीं होते उस समय। शादी नहीं हुई है, सामने वाला पूछने आया मेरी होगी कि नहीं होगी, तो आप बोलो कि अभी नहीं होगी। और जिनकी शादी हो गई है, रिलेशनशिप इशू की वजह से आया है कोई, तो आप बोलो कि हाँ इस समय आपका सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, सेपरेशन मीन्स नॉट डायरेक्टली डिवोर्स, आप ऐसा नहीं बोलोगे, डिवोर्स के लिए दूसरे कॉम्बिनेशन होंगे। सेपरेशन मीन्स मैरिज से आप हस्बैंड से अलग रहोगे, मे भी हो सकता है बीवी गुस्से में मायके चली गई हो 1 महीने के लिए झगड़ा करके, आप 4 महीने से अलग रह रहे होगे लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, ये भी पॉसिबल। तो 1, 6, 10 है वो सेपरेशन का कॉम्बिनेशन दिखाता है, अगर मैरिज हो गई है तो, और नहीं हुई है तो नो मैरिज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे वो भी मैं बताऊंगी, पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं मैरिज का। ओके, नो मैरिज हो गया। अब पॉसिबल तो ये नहीं है कि आपके प्लेनेट के कोऑर्डिनेट्स में लॉबी में सिर्फ 2, 7, 11 आए, दूसरे हाउसेस भी आ सकते हैं साथ में, है ना। तो साथ में अगर आपके 8th हाउस आता है, जैसे सपोज 8th हाउस मीन्स प्रॉब्लम्स होंगी, तब शादी होगी, शादी में कुछ ना कुछ इश्यू होगा। ठीक है, इसके साथ 11th हाउस कनेक्ट कर जाता है तो क्या होगा आपको, अब 11th हाउस कनेक्ट हो गया तो 11th हाउस हमने बोला गेन्स, सिर्फ 8th हाउस आया तो आपका हो गया, सॉरी, सिर्फ 8th हाउस हुआ तो सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, अड़चने शादी में, कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ किसी का इंसल्ट हो सकता है, जैसे फूफा जी गुस्सा हो जाते हैं, मामा जी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा टाइप का कुछ। ठीक है, अब इसके साथ में अगर आपके 8th और 11th हाउस आ जाता है, अब 8th को किससे कनेक्ट करोगे, प्रॉब्लम से नहीं कनेक्ट करोगे। अब 8th का क्या मैंने बताया, अनअर्न्ड मनी, क्योंकि आपको 11th हाउस से प्रॉफिट भी हो रहा है, तो अब 8th हाउस का अनअर्न्ड मनी को उठाओगे। जब 2, 7, 11 के साथ 8, 11 भी कनेक्ट हो जाता है, इट मीन्स आपको डाउरी मिलेगी, क्योंकि आपको पैसे का भी फायदा हुआ 11 के कारण। ठीक है, अब अगर इसके साथ हाउसेस कनेक्ट होते हैं, 8 के साथ 12 कनेक्ट हो जाता है, अब बोलोगे भैया कंप्लीट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का है, शादी में जितना एक्सपेक्टेड है उससे अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी हो जाएगा। जब आप कोई आपके सामने कोई दशा में शादी के लिए आएगा तो 2, 7, 11 तो हो रहा है, आप बोलोगे शादी तो होगी आपकी, लेकिन उसके साथ जब ये वाले हाउसेस कनेक्ट हो जाएंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस उसको मिलेंगे शादी में। आप बोलोगे भैया शादी तो होगी लेकिन खर्चा ज्यादा होगा शादी में, देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि 12वां घर भी साथ में एक्टिवेट हो रहा है। ठीक, इसके बाद ये तो हो गया 8th, 11th, 12th। अब इसके साथ सपोज आ जाते हैं हाउसेस 5 एंड 9। 5 एंड 9 को बोलते हैं त्रिकोण के स्वामी, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होता है। ये हमेशा सपोर्टिव हाउसेस होते हैं आपके लिए, क्योंकि 5वां घर होता है हमारे पूर्व पुण्यों का, हमें अच्छे फल मिलते हैं जीवन में अपने पूर्व पुण्यों के कारण। और 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का, लक का, तो भाग्य का साथ मिलता है। तो दीज आर ऑलवेज सपोर्टिंग हाउसेस एंड फैसिलिटेटर्स, ये आएंगे तो मैरिज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं कि 2, 7, 11 के साथ 5, 9 आ गया तो आप सपोर्ट कर सकता है वो मैरिज को, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। और कौन से हाउसेस रह गए, 3 और 4 न्यूट्रल रहते हैं हमेशा, वो ना बैड देते हैं ना अच्छे देते हैं, दोनों ठीक देते हैं। ठीक,
तो जैसे 2 7 11 आया, उसके साथ एक नंबर 6 भी आ गया और 5 9 आ गया, तो आप बोलेंगे कि 5 9 है, वो सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा सेपरेट होगी, बीवी 1 महीने के लिए मायके जाएगी, लेकिन वो वापस आ जाएगी, शादी बच जाएगी, ठीक है। लेकिन 2 7 11 नहीं है, सिर्फ 2 और 7 है, और साथ में 6 8 12 आ गया। अब आप बोलोगे भैया बीवी मायके गई ना, अब लौट के नहीं आने वाली, क्योंकि 6 8 12 है, वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स लॉसेस ये हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर होगा, बट ये फॉर्मूला है मैरिज का। इसके बाद लव मैरिज का भी फॉर्मूला आता है, पहले मैं एक बार कोऑर्डिनेट्स देखना समझाती हूँ, फिर लव मैरिज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं एक चार्ट शेयर करती हूँ। कोई अपना चार्ट देगा या मैं रेडी चार्ट ही डिस्कस करूं? ठीक है, कोई पेपर पेन लिए तो प्लीज नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब जैसे ये एक चार्ट लिया मैंने, जिसमें हमको दो चार्ट्स लगेंगे, ये पूरा केपी थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए हम इसमें राशि चार्ट और केपी चार्ट लेंगे, ठीक है। केपी चार्ट को पकड़ते हैं, केपी चार्ट से ही देखेंगे कि एग्जैक्टली किन हाउसेस की रिजल्ट्स प्लैनेट्स देते हैं। कोई एक जो पेपर पेन रखा होगा, जो मैं बोलती हूँ लिखते जाइए, क्योंकि मेरी स्क्रीन में स्पेस नहीं है लिखने की, मैं लिखना शुरू करूंगी तो ये हॉरोस्कोप शेयर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। फिर मैं बाद में पूछूंगी तो वो बताइएगा मुझे कि क्या लिखा है। अब आते हैं डी दशा पे। ये आपने देख लिया चार्ट्स में, देखिए जो इसमें है आपके, केतु को देखिए, केतु है तो यहाँ पे आपके 6th हाउस में, लग्न नहीं, लग्न चार्ट में 7th हाउस में, लेकिन कस्पर चार्ट में वो एग्जैक्टली 6th हाउस के रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे और कौन सा प्लेनेट शिफ्ट हो गया, राहु कुंडली में लग्न में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 12th हाउस के रिजल्ट दे रहा है। तो प्लेनेट दिखते कहीं और है, रिजल्ट कहीं और का दे रहे होते हैं एग्जैक्टली। तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए केपी चार्ट को कंसीडर करें, केपी चार्ट, ठीक है। पहले देखेंगे दशा किसकी, इनकी जो शादी की डेट है उसके अकॉर्डिंग में दशा लूंगी। इनकी शादी हुई थी, जो भी डेट को मैंने एक निकाल के रखा है, सैटर्न, जनवरी में शादी हुई थी, जनवरी 22 में। तो सैटर्न राहु एंड वीनस की दशा में इनकी मैरिज हुई थी, क्योंकि जनवरी 22 इसी दशा में फॉल कर रहा है। देखिए जो महादशा, इट इज कॉल्ड एज डी, ऊपर में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना सबको कि नहीं दिख रही है? विजिबल है ना, ओके। कोई भी डाउट हो प्लीज बीच में बोलिए ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये दशा, भुक्ति एंड अंतरा, ठीक है, ये डीबी है, ठीक। तो दशा में शनि की महादशा थी, राहु की अंतरदशा थी, और भुक्ति थी, और अंतरा था आपके वीनस का। ये तीन प्लैनेट्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं? आप यहाँ पे देख रहे होंगे सैटर्न क्या क्या दे रहा है, और राहु क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, एंड वीनस क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। अब हमने देखा, ये एक बार नोट कर लीजिए सब, सैटर्न का लिखिए 5 4, जो भी लिख रहे होंगे सैटर्न का लिखिए, सैटर्न के आगे लिखिए 5 and 4, देन जुपिटर के आगे लिखिए 2 3 6, एंड वीनस के आगे लिखिए 6 8 1,
ओके, लिख लिया। भुक्ति में लिखिए, ये दशा हो गई ना, भुक्ति में लिखिए राहु के आगे लिखिए 12, फिर राहु के आगे लिखिए 12, फिर सैटर्न के आगे लिखिए 4 5। ऐसे तीन तीन का आपको सेट बनाना है, ठीक है। फिर अंतरा में लिखिए आप शुक्र, शुक्र की अंतरा चल रही थी तो शुक्र के लिखिए 6 8 1। बुध के लिए लिखिए 7 9 12 एंड मून के लिए लिखिए 9 10। जो दिख रहा है ना मून 9 10। इतना क्लियर हुआ? ये हो गई आपके तीन तीन प्लैनेट्स की लॉबी, तीन दशा की लॉबी, भुक्ति की लॉबी एंड अंतरा की लॉबी। ठीक, अब इसे चार्ट से देखते हैं कैसे, ये कैसे आया, ये कोऑर्डिनेट कैसे आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको। देखिए सैटर्न में क्या लिखा हमने, मैं किसी को अनम्यूट करूं जिन्होंने लिखा है, मधु मैम ने लिखा है शायद ना। आपको अनम्यूट कैसे करूं, मैं कहाँ पे करूं, मैं ऑटो अनम्यूट भी अलाउ नहीं करेगा अनम्यूट करना। सो सैटर्न में लिखा 4 एंड 5 आई थिंक, है ना। तो 4 एंड 5 का रिजल्ट क्यों लिखा सैटर्न में, देखिए सैटर्न प्लेस्ड कहाँ पे, केपी चार्ट में हम देखेंगे सैटर्न इज प्लेस्ड इन 5th हाउस। ठीक है, ये देखिए 5th हाउस में सैटर्न बैठा है, और सैटर्न की लॉर्डशिप कहाँ की है, 10th और 11th की सैटर्न की लॉर्डशिप है, इसलिए सैटर्न के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, अंतरदशा किसकी चल रही थी आपके, नहीं सैटर्न के नेक्स्ट में क्या था, जुपिटर था शायद, आई थिंक जुपिटर था। यस, जुपिटर दे रहा है 2 3 6, जुपिटर 2 3 6 क्यों दे रहा है, क्योंकि जुपिटर जो है सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड, सैटर्न जो जुपिटर के नक्षत्र में बैठे, तो जुपिटर कहाँ कहाँ के रिजल्ट दे रहा है वो देखेंगे। जुपिटर दे रहा है आपके 2nd हाउस में बैठा है इसलिए 2। ठीक है, और उसकी लॉर्डशिप कहाँ की, 3 मीन्स 3rd हाउस की लॉर्डशिप है उसकी, एंड 8th हाउस की लॉर्डशिप, इसलिए वो दे रहा है 2 3 8, 2 3 6। ठीक है, 6th हाउस में उस 12 नंबर की राशि उसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर, 9 नंबर की राशि वो 3rd हाउस में और जहाँ प्लेस्ड है। तो ये हो गया। अब सैटर्न किसके उपनक्षत्र में बैठा है, ये मिल जाते हैं डिटेल्स एस्ट्रोसेज में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सैटर्न किसके उपनक्षत्र में बैठा है आप देखेंगे, सैटर्न बैठा है आपके वीनस के उपनक्षत्र में। अब वीनस कहाँ कहाँ के रिजल्ट दे रहा है, दैट वी हैव टू सी। तो वीनस दे रहे हैं आपके कहाँ के रिजल्ट, वीनस इज इन 6th हाउस, वीनस 6th हाउस में है, और वीनस कहाँ कहाँ के लॉर्ड है, 1st हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस के लॉर्ड है, इसलिए 6 8 1, ये वीनस की लॉ भी आ गई। अब शनि अपने रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र स्वामी की, अपने उप नक्षत्र स्वामी, तो ये तीनों शनि की लॉ भी हो जाए। इस तरह से हम महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड सभी के हाउसेस के रिजल्ट निकाल। ये ठीक है, ये सभी के हमारे रिजल्ट्स मिल गए। अब इन्होंने पूछा कि इस दशा में शादी होगी कि नहीं होगी। अब हमारा मैरिज का फॉर्मूला क्या है, 2 7 11, राइट। तो 2 7 11 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सी। शनि में आ रहा है आपका, शनि में, शनि में 2 आ रहा है आपके, 11 नहीं आ रहा है और 7 नहीं आ रहा है, लेकिन सपोर्टिंग हाउसेस 5 नंबर आ रहा है और 8 नंबर आ रहा है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी या पैसे मिलेंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं भाई अभी शादी का तो 2 नंबर आ रहा है, तो थोड़ा 33% हो गया, क्योंकि 33% 2 देगा, 33% 7 देगा और 33% 11 देगा, तो 33% तो शादी हो सकती है। नेक्स्ट आएंगे आपके भुक्ति में, भुक्ति में क्या है, राहु है और शनि है।
इसमें भी शनि 4-5 एक्टिवेट कर रहा है। अब चूंकि राहु की कोई लॉर्डशिप नहीं है, राहु की कोई लॉर्डशिप नहीं है, तो राहु जिसकी राशि में बैठते हैं उसके रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इस चार्ट में राहु किसकी राशि में है? बुध की राशि में, है ना। कहाँ बैठे? 6 नंबर की राशि में, तो वो बुध के रिजल्ट देंगे। तो बुध के कोऑर्डिनेट्स हम उसी तरह से फाइंड कर लेंगे, कहाँ कहाँ है? 9, 12, और बुध बैठे कहाँ है? 7। अब देखिए बुध आगे 7th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए, चूंकि राहु के लॉर्डशिप नहीं होती, राहु और केतु के लिए हम लेते हैं बुध यहाँ बैठे हैं, देखिए 7th हाउस में, और बुध की लॉर्डशिप है 9th हाउस की और 12th हाउस की। तो राहु किसके रिजल्ट देंगे? 12th हाउस के साथ साथ 7th और 9th के भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनका जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठा है। यहाँ से आगे आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। ठीक है, देखिए, तो राहु में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, राहु में ऐड कर देंगे 7 और 9। तो हमको 2 सैटर्न में मिल गया। तो अब सैटर्न तो दे रहा है थोड़ी सी 33%, बचा हुआ 33% कौन पूरा कर रहा है? राहु की भुक्ति। शनि के महादशा में राहु की भुक्ति आ गई, राहु की अंतर्दशा आ गई, तो वो 7 को भी एक्टिवेट कर दिया उसने, मैरिज को। अब आपके अंतरा में आ गया शुक्र। ऑल्दो 11 नंबर नहीं है यहाँ पे, लेकिन अंतरा में शुक्र आने से, शुक्र क्या है? नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, शादी का नेचुरल कारक है। तो उसने शादी के इवेंट को ट्रिगर कर दिया। अगर वो थोड़ा सा भी दशा आपको सपोर्ट करी, क्योंकि 66% तो आपको यहाँ से मिल गया, 33% यहाँ से मिला, 33% यहाँ से मिला, अब जो बचा हुआ वो शुक्र ने पूरा कर दिया, क्योंकि शुक्र इज ए नेचुरल फैसिलिटेटर ऑफ मैरिज। और इसमें भी आपको 7-9 तो मिल ही रहा है, 9th हाउस भाग्य का भी साथ मिल ही रहा है। अब 12 नंबर आ गया, इट मीन्स थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, लेकिन आपकी शादी हो जाए, ऐसा हम फॉर्मूला से कह सकते हैं। तो ये तो मैरिज का फॉर्मूला हुआ। अब इसमें 5 नंबर एक्टिवेट होता है तो लव मैरिज होती है, 5-12 एक्टिवेट होता है तो आपके मैरिज में व्यक्ति भाग के शादी करता है, 5-8-12 होता है तो मैरिज में इंसल्ट होती है, शादी नहीं होती, फैमिली वाले स्वीकार नहीं करते। ऐसे फॉर्मूला को हम और एक्सटेंड करेंगे। इसी तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉर्मूला बनेंगे, प्रॉपर्टी का एक प्राइम हाउस उठाएंगे और फिर सपोर्टिंग हाउसेस उठाएंगे। उसी तरह से चाइल्ड बर्थ के लिए एक प्राइम हाउस उठाएंगे और फिर सपोर्टिंग हाउसेस हम उठाएंगे। इस तरह से ये टेक्निक काम करती है। ठीक है, तो आने वाली दशाओं में जैसे आपके पास कोई बोला कि प्रॉपर्टी लेना है, तो प्रॉपर्टी का हाउस मैंने कौन सा बोला? प्रॉपर्टी का हाउस मैंने बोला आपको 4th हाउस, है ना। 4th हाउस आपके घर की प्रॉपर्टी का होता है। अब जब डीबीए में आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 4 के साथ 11, तो आप बोलोगे प्रॉपर्टी में गेन्स होगा। डीबीए में आपको मिलेगा 4 के साथ 12, तो आप बोलोगे प्रॉपर्टी में लॉसेस होंगे। आप खरीदोगे प्रॉपर्टी लेकिन लॉस हो सकता है। 11-12 दोनों हुआ तो आप प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि लॉस तो होगा। अब वो लॉस लॉस नहीं रहेगा, अकेला 12 हुआ तो वो लॉस होगा, लेकिन वो 11th के साथ कनेक्ट हो गया तो आप क्या बोलोगे? आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। 12th हाउस पैसा जाने का, आपका पैसा जाएगा, लेकिन साथ में गेन्स भी होंगे, 11th हाउस से गेन्स भी होंगे। तो इस तरह से हम हाउसेस को और प्लैनेट्स को कनेक्ट करके हर इवेंट का एक फॉर्मूला है मेरे पास, जो इस टेक्निक पे बेस्ड है, जो थियोरी मैंने आज आप लोगों को पूरी बताई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैरिज का कंसेप्ट। एक एग्जांपल लिया, इसी तरह से प्रॉपर्टी का, फॉरेन ट्रेवल्स का, चाइल्ड बर्थ का, लॉन्जेविटी का, हेल्थ का, कोर्ट केस का, लिटिगेशंस का, मैक्सिमम जितने इवेंट्स हो सकते हैं कोर्स कंटेंट में मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि क्या है इस कोर्स में एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इवेंट ऑफ मैरिज वी हैव डिस्कस्ड। ओके, होप ये आप लोगों को समझा होगा। जिनको हाउसेस के सिग्निफिकेंस प्लैनेट्स पता है उनको इजी समझा होगा, नहीं तो बाकी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैं कोर्स में डिटेल में थोड़ा सा 5 दिन प्रेडिक्शन भी पढ़ाऊंगी, तो हम उस पे काम करेंगे। चैट्स पे क्या क्या है? हाँ, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर लेते हैं।
कोर्स कंटेंट, इस जो कोर्स में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू कुंडली। उसके बाद फर्स्ट क्लास में वी विल गो थ्रू द जर्नी ऑफ प्लैनेट्स, पूरे प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंसेस पढ़ेंगे। जैसे आज हमने देखा वीनस इज नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, उसी तरह से हर इवेंट का एक नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है। 9 प्लैनेट्स हमारी डेस्टिनी को कैसे डिलीवर करेंगे, मतलब किन हाउसेस के थ्रू और किस तरीके से। जैसे हमने देखा मैरिज कैसे डिलीवर हुई, विद प्रॉब्लम्स या विद एक्सपेंसेस, उस तरह से उसको रिलेट करेंगे। देन 12 जोडाइक्स जो एक्चुअल पिक्चर बताएंगे कैसी होगी चीजें। एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, मतलब थोड़ी सी थियोरी पढ़ेंगे कि दृष्टियां कहाँ कहाँ होती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स कितने पावरफुल हैं वो भी देखेंगे प्लैनेट्स के डिग्निटीज के थ्रू। जैसे प्लैनेट्स की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, उच्च के क्या होते हैं, नीच के क्या होते हैं, उससे उनको कितना पावर मिलता है। रेट्रोगेट होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। तो अलग अलग स्टेटस होता है, अलग अलग अवस्थाएं होती है हर ग्रहों की, उन अवस्थाओं को देखेंगे। देन हम फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स, जैसे आज हमने निकाला इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। और इजीली एस्ट्रोसेज में ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊं। ऑल्दो आजकल सॉफ्टवेयर में सब अवेलेबल है, हमें कुछ कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है, हमें सिर्फ प्रेडिक्शन करना होता है, लेकिन हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे वो कोऑर्डिनेट्स आए। ठीक है। हाउ टू फाइंड द रनिंग मैप, मैप या डीबीए जो भी बोलो। मैप बोलोगे तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। डीबीए बोलोगे तो दशा, भुक्ति एंड अंतरा। ठीक है, वॉट एवर यू फील इजी यू कैन से। वो कैसे निकालेंगे उस इवेंट के लिए। विल द रनिंग दशा गिव मैरिज, अब इस यहाँ इतना बेसिक पढ़ने के बाद वी विल कम ऑन टू द मैरिज का इवेंट कैसे होगा। क्या ये दशा, अब जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ, प्लेनेट की स्ट्रेंथ, मैरिज कितना स्ट्रांगली होगा, कितना आप कह सकते हैं 50% चांस है कि 60% चांस है। वो एक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं 6 से 12 के इन्फ्लुएंस से। जैसा अभी बताया मैंने, 6 से 12 हुए तो प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं होंगे तो इजीली शादी हो जाएगी, क्योंकि फैसिलिटेटर होंगे, 5 9 होंगे तो शादी इजीली हो जाएगी, ऐसा। तो कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। देन टाइमिंग द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ का इवेंट कैसे टाइम अप करेंगे कि अभी चाइल्ड होना ठीक है कि नहीं है, होगी तो आईवीएफ से होगी, सर्जरी से होगी, नॉर्मल होगी, अच्छे से हो जाएगी, प्री मैच्योर होगी, ट्विंस होंगे, जेंडर भी बताऊंगी मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आएगा एजुकेशन एंड करियर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हॉट टॉपिक इन टूडेज। आजकल लोगों को शादी और बच्चे से और फैमिली से मतलब नहीं है, आजकल लोगों को करियर से बहुत मतलब है, क्या प्रोफेशन चूज करें, क्या पढ़ाई करें। उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स इसमें स्पेसिफिकली फॉर्मूला है कि आपको सीए बनना है तो ये हाउसेज होने चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, डॉक्टर बनना है तो ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, आईएएस बनना है तो ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ऐसे कोऑर्डिनेट्स की ही बेसिस पे जो दशा चल रही है प्लेनेट, क्योंकि दशा क्या होती है, जब कोई चंद्रमा जिस नक्षत्र से गुजरता है, ट्रेवल करता है, और उस समय उस नक्षत्र के स्वामी का इम्पैक्ट हमारे माइंड में होता है, तो हमारी मन स्थिति वैसी होती है और हम वैसे ही डिसीजन लेते हैं, हमारा मन उसी तरह के कामों में लगता है। तो वो ही हम देखेंगे कि नक्षत्र में हमारी दशा में हमारी मन स्थिति कैसे है और हम किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमें वो करियर उस टाइम पे चूज करना चाहिए। कई बार कोई बच्चा होता है मैथ्स में भी उतना ही एक्सपर्ट है, साइंस और बायोलॉजी में भी उतना ही एक्सपर्ट है, अब पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको इंजीनियर बनाए कि डॉक्टर बनाए, है ना। तो हम उस समय उस बच्चे का माइंडसेट देखेंगे कि उसकी दशा कौन सी चल रही है, अकॉर्डिंगली वी विल गाइड देम। अब बहुत ज्यादा सैटर्न एक्टिवेटेड है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे मेडिकल में जाओ, कि शनि इंजीनियरिंग देता है, टेक्नोलॉजी देता है, वो मेडिकल का प्रोफेशन नहीं देता है, तो उसको हम भेजेंगे तो उसका दिमाग ही नहीं लगेगा पढ़ने। तो ये दशा के बेसिस पे करियर एजुकेशन ये देख। देन वी विल सी कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशंस, की फाइट करेंगे, कोर्ट केस कब विन करेंगे, कितना लॉस होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए दशा में। ऑल दशा बेस्ड है, ये जनरल प्रेडिक्शन नहीं है, लाइफ टाइम प्रेडिक्शन नहीं है, इट इज जस्ट ये जो दशा है इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए व्यक्ति को, और अगर वो इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है तो क्या रेमेडीज करनी चाहिए। ठीक है। देन शुड आई बाय प्रॉपर्टी और व्हीकल्स, कई बार होता है प्रॉपर्टी में लॉसेस होते हैं, व्हीकल्स आप लेंगे तो अच्छे नहीं ले पाते हैं। जैसे आप मार्स की दशा में व्हीकल लेंगे ना, तो आपको यूजुअली क्या होगा, आपके माइंड में मार्स डोमिनेटिंग होगा, तो आपको पसंद आएगी स्पोर्टिव कार। अब जब वाइफ की दशा लगी, उसकी वीनस की लगी है, उसको चाहिए लग्जरी कार, है ना, क्योंकि वीनस लग्जरी का कारक है, मार्स स्पोर्ट्स का कारक है, तो आप वैसी दशा में लेंगे तो आप स्पोर्टिव कार लेंगे, नॉर्मली एसयूवी पसंद आएगा। तो ये दशा का ऐसा इम्पैक्ट माइंड पे होता है, उस चीज को हम समझेंगे कि आप कब कैसे लें।
फॉरेन ट्रेवल वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है कि नहीं? फिर फॉरेन में जाएंगे तो आप सिर्फ ट्रेवल करके आएंगे या फिर वहां पे सेटल होंगे नहीं होंगे, वो भी हम देखेंगे। लॉन्जिविटी, एज कितनी होगी, कैसे होगी ये। हेल्थ कैसा रहेगा लाइफ टाइम का आपका, बीमारियां आई है तो वो बीमारियां कब तक जाएंगी, उस बीमारी से रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कब होगी, क्या रेमेडी करें, वो देखेंगे। देन ट्रांजिट को समझेंगे कि ट्रांजिट कैसे सपोर्ट करता है इन सब चीजों को। आफ्टर दैट लास्ट में कई बार हमारे पास, हम जीवन में एक दोराहे में खड़े हो जाते हैं कि ये चूज करें कि ये चूज करें। दोनों ही चीजें इक्वली पॉजिटिव लगती रहती, 50-50 का सिस्टम होता है। दैट टाइम वी यूज होरारी चार्ट, प्रश्न कुंडली जो होती केपी की, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन्हीं तरह से हाउसेस और कोऑर्डिनेट्स को पकड़। तो दिस इज ऑल अबाउट नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंटेंट। टोटल ऑलमोस्ट एवरी इवेंट कवर हो जाता है आपकी लाइफ में, कैसे कैसे चलेंगे। तो मेरी तरफ से जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है। कोर्स में आपको जूम ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी जैसे अभी हो रही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, 24/7 मोबाइल ऐप में एक्सेस रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा आपको, क्लास की रिकॉर्डिंग्स डेली टू डेली एंड क्लास के नोट्स डेली टू डेली आपको नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और रिकॉर्डिंग का लिंक भी आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐप से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड एट द एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट। ओके, सो प्राची मैम, आर यू देयर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम। यस, सो एवरीबडी, जैसे कि आप सभी के सामने स्क्रीन पे सारी चीज़ें डिस्प्ले हैं, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो इसका फुल बैच है वो 25 मई यानी कि कमिंग संडे से शुरू होगा। दिस इज़ अ वीकेंड बैच, तो हफ्ते में क्लासेस सैटरडे एंड संडे होंगी। टाइमिंग जो है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इट इज़ नॉट 9 PM, इट इज़ 7 PM, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेडिकल न्यूरोलॉजी शितर सर के बैच में हैं एंड टाइम क्लैश हो रहा था, तो इसका टाइम हमने चेंज करके 7 PM कर दिया है। सो इट इज 7 PM फॉर 21 क्लासेस, ठीक है। अब ये कोर्स जो है 21 क्लासेस तक चलने वाला है और इसकी फीस है 5500 रुपीज, यानी 5500। यहाँ पे जो है सीट्स हमने लिमिटेड रखी हैं, सिर्फ 30 सीट्स यहाँ पे एक बैच में रखी जाएंगी। सो फॉर दैट रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अपनी सीट सबसे पहले बुक करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 50% सीट्स फिल हो चुकी हैं, सिर्फ 50% सीट्स बची हैं। सो 500 रुपीज पे करके आप लोग अपनी सीट पहले बुक कर सकते हैं। देन संडे तक आप लोग 2000 रुपीज पे कर सकते हैं एंड मंथली 1500 इस तरह से आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट द इंस्टॉलमेंट प्लान, या फिर आप लम सम में 5500 पे कर सकते हैं। सो बुक योर सीट टुडे, और जो QR आपके स्क्रीन पे विजिबल है, या फिर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी मीडियम से आप पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। जो नंबर रेड कलर से आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो शेयर योर स्क्रीनशॉट्स एंड देन वी विल ऐड यू इन द कंफर्म ग्रुप। तो नाड़ी नक्षत्र प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का ये फुल फ्लेज एंड सर्टिफाइड कोर्स है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस भी दिए जाएंगे जो आपके लिए आगे प्रोफेशनली वैलिड रहेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो नंबर सिंपली नोट कर लीजिए। अभी आपके ग्रुप में भी यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दूंगी। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। मैम सबको अनम्यूट कर दीजिए एक बार, मेरी तरफ से हो नहीं पा रहा, क्या हो रहा है पता नहीं। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए एंड विल टेक द क्वेश्चंस वन यस बाय मैम, अनम्यूट एक्सेस वन। गिवन टू एवरीबडी। किसी के भी या डाउट्स हैं आप लोग हैंड रेज कर दीजिए, तो मैम आपके वन बाय वन नेम कॉल करेंगे तो डाउट्स पूछ लीजिएगा। यस मधु मैम प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैडम एक चीज बताइए, आपका जी। अभी तो जितना मैंने सुना थोड़ा फास्ट जरूर था, हाँ। पर और मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, पर वही राइट। चाह रही थी कि आपको ये एग्जाम्पल से बताएं, क्योंकि एक तो ब्लैंक बोर्ड दिख रहा था तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, वो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, है ना, ब्लैंक बोर्ड। क्योंकि ओके। हाँ मैडम कुछ नहीं दिख रहा था ना, मैंने इसीलिए हैंड रेज किया था स्क्रीन कि शेयर नहीं हुई थी मैम? उस समय कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप बोल रही थी आप भी नहीं दिख रही थी और स्क्रीन पे भी कुछ नहीं दिख रहा था। दैट्स ओह। व्हाई आई इंटरप्टेड यू। और ओके दूसरी बात ओके। ये मैडम, ये मुझे तो देख के लग रहा है कि ये तो केपी है,
तो ये नंदी नाड़ी, इसका ऐसा क्यों अलग से इसको नाम दिया गया? मैम केपी में जब आप जाएंगे ना, तो केपी के जब एस्ट्रोसेज में ऐप खोलते हैं ना आप, तो जब आप स्वाइप करेंगे तो एक चार्ट बन के आता है, नाड़ी नक्षत्र चार्ट। वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम केपी चार्ट? नहीं, इट्स एक्सट्रैक्ट ऑफ केपी, इट्स एक्सट्रैक्ट ऑफ केपी। जब आप एस्ट्रोसेज में केपी खोलेंगे एंड यू विल वाइप, तो उसमें जो केपी की लॉबी आती है ना, जो प्लैनेट्स की कोऑर्डिनेट्स आते हैं, स्क्रिप्ट आती है जो प्लैनेट्स की, दैट इज द सेम थिंग। तो उसका तरीका अलग है। जब आप केपी पढ़ेंगे तो वो रूलिंग प्लैनेट, ये प्लैनेट, वो सारा कुछ बताते हैं, उसमें हम इसको कंसीडर नहीं करते। इट्स ओनली दशा बेस्ड प्रेडिक्शन। नहीं, एस्ट्रोसेज पे तो मैंने मैडम केपी चार्ट बनाया भी है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का किया है, तो उसमें ओके, उन्होंने मेंटल ने मैक्सिमम केपी चार्ट से ही समझाया। हाँ तो वो तो एस्ट्रोसेज पे आता है, उसके सिग्निफिकेटर और वो सब तो हाँ, मुझे तो आइडिया उसी में है। उसमें नाड़ी नक्षत्र चार्ट आता है मैडम, उसके बेसिस पे ये फॉर्मेट। मतलब अलग ऑप्शन है उसमें उसी में एस्ट्रोसेज ही पे? है, केपी में आप स्वाइप कीजिए, यू माइट हैव नॉट नोटिस्ड इट। आप देखिएगा ओके स्वाइप ओके करके, वो आता है, ओके सिग्निफिकेशंस के बीच में आता है एक नाड़ी नक्षत्र चार्ट। ओके मैम, ऑलमोस्ट वही केपी पूछना है, था। 95 पूरी केपी बेस्ड थ्योरी है, लेकिन इसको देखने और हम्म। समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप एकदम दशा बेसिस पे इमीडिएटली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या ओके, दशा भुक्ति और अंतरा, क्योंकि तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के ही नाम है नहीं। क्या? यस, हाँ मैम, इसको ओके दशा ओके, ये भुक्ति है। हाँ, ये नाम मुझे बड़े अजीब से लग रहे थे, दशा भुक्ति वो नहीं समझ में भुक्ति आया, बोलते हैं पर ना मैडम, आप। अंतरदशा को भुक्ति बोलते हैं एक्चुअली। सबसे हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट मैंने, महादशा से भी इम्पोर्टेंट अंतरदशा होती है ना, उसी में सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। इज इट सो? या महादशा से ज्यादा अंतरदशा इंपॉर्टेंट होती है? यस मैम, तो एक्चुअल दैट इज रिजल्ट। फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। नहीं, हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। महादशा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की लेती है मैम, उसमें जो सारे अप्स एंड डाउन आते हैं वो अंतरदशा पे नहीं डिपेंड नहीं, करते महादशा नहीं, मैं तो अंतरदशा का कह रही हूँ, वो तो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है ना। हैं। 3 साल 2 साल ऐसे होती है ना मैम, इट वर्क्स। हाँ हाँ, वो तो हर प्लेनेट की महादशा भी अलग अलग हाँ, लेंथ की होती है। तो मतलब ये है कि ओवरऑल एमडी के बजाय भी एडी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। यस यस, ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। इट्स प्योरली केपी बेस्ड मैम, डोंट कंफ्यूज विथ नाड़ी है तो बीएनएन कंटिन्यू भृगुनंदी नाड़ी, ऐसा नहीं है। इट्स नाड़ी अच्छा नक्षत्र अच्छा अच्छा, चार्ट, उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन। हाँ मुझे वही लगा, इसीलिए हाँ, मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? कैपी नहीं लग रहा था मुझे नहीं, मैक्सिमम आप तो। केपी कह सकते हैं इसे एक तरह से, लेकिन नाड़ी नक्षत्र नाम दिया क्योंकि सिर्फ हम उस चार्ट पे फोकस करते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते इसमें। अच्छा अच्छा, राइट, मैं अभी क्लास के बाद चेक करूंगी, वो देखा नहीं मैंने, क्योंकि वो ओके, हमें तो उन्होंने उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये केपी चार्ट का, ये दोनों ही दिखाते थे, केपी यस, चार्ट और राशि चार्ट, ये इसी से काम हाँ हो जाता था हाँ, उसमें। राइट, क्योंकि सिक्स का सब लॉर्ड देखा जाता है, तो वो तो सारा उसी से निकाल लेते हैं ना, नक्षत्र वगैरह सब उसमें देखते हैं, हाँ उसमें नक्षत्र दिखता है ना लॉर्ड मैम, सब वगैरह। दिखता है। इसमें भी आपको रेडीमेड चार्ट मिलेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक सिस्टम समझाने के लिए कि एक्चुअली आया कहाँ से, तो कोऑर्डिनेट्स निकालना बताया, बट आपको फ्यूचर में कोऑर्डिनेट्स निकालने की नीड नहीं होगी, वो रेडीमेड चार्ट आपको ऐप ओके में मिल जाए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और एनीवन एल्स? ठीक है, फिर सेशन को क्लोज करते हैं, इफ देयर इज नो क्वेरी। थैंक यू एवरीवन। वॉच एक बार ओके रिकॉर्डिंग्स और मैम, गो थ्रू कीजिए, एंड गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। So shall we end the session? Yeah ma'am, if there is no Okay, query. thank you, everyone. Thank you ma'am.